गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। या गुड मॉर्निंग। जय महाकाल, जय महाकाल, जय श्री राम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में, आज 16 जुलाई 2026 के करेंट्स अफेयर होंगे। आज का जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उससे संभावित क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, उससे रिलेटेड जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं वो भी कवर किया गया है। जितना, जैसे कि इसमें बहुत सारे स्टैटिक जीके भी रखा गया है आज के सेशन में, और करेंट्स अफेयर है। तो करेंट्स अफेयर के रिगार्डिंग जितने भी स्टैटिक जीके बने हुए हैं सभी को यहाँ पे कवर किया गया है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, जो कि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को डायरेक्ट। आने वाले कई एग्जाम में आपको 100% एश्योर करता है कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और जैसे कि मैंने अपने लास्ट क्लास में भी बताया था कि मैं जो भी टॉपिक कवर करता हूँ 100% एग्जाम एक्सपेक्टेड टॉपिक रहता है। उसमें 5 टॉपिक हम हमेशा कवर करते आ रहे हैं लास्ट कई सेशन से। इस सेशन भी सेम है, जैसे मैंने बता रहा हूँ कि 5 टॉपिक, तो 5 टॉपिक हमने कवर करते हैं हमेशा। इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। ओके, ये सभी टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। वो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन करेंट अफेयर आते हैं, ठीक है। और इससे जितना भी स्टैटिक जीके बनते हैं, जितना भी स्टैटिक जीके बना, मैं टोटल को कवर किया हूँ। उसमें संभावित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या है नहीं है, हर चीज मैंने कवर किया हूँ इस सेशन में। और आगे आने वाले सेशन में इसी पैटर्न का हर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। और मैं ये कह सकता हूँ या मैं एश्योरिटी दे सकता हूँ कि आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे पैसा पे करके आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाते हैं। जो भी क्वेश्चन देते हैं क्लास में लिखने की जरूरत नहीं है, बस क्लास को शुरू से अंत तक फॉलो करिए, क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए, क्लास को अच्छे ध्यान से सुनिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और क्लास के एंड में आप अपना ईमेल आईडी ईमेल बॉक्स में ईमेल करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में आप अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दो, मैं आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और मैं इस सेशन को मैं इसलिए बनाया हूं कि जो हायर क्लास के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, दो बोन सब लोग एक स्टेज पे रहे, मतलब सेम धरातल पर रहे, ताकि जो मटेरियल, जो क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी अमीर लोगों को मिलता है, वही एजुकेशन क्वालिटी गरीब लोग को भी मिले। मेरा यही प्रयास है। और मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी आइए क्लास में बने रहिए, क्लास को ध्यान से सुनिए, क्लास को मिस मत करिए, क्लास को बीच में मत छोड़कर भागिए, आप बस फॉलो करिए। अगर नहीं हुआ जवाब तो मेरे को बताइएगा। कम से कम जीके जीएस में आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं फंसोगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपका। आप भरोसा करके बस क्लास को ज्वाइन करिए। और वो सभी भाई से हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी नए भाई लोग आज क्लास ज्वाइन किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलो, ताकि मैं जब भी क्लास का सेशन लूँ, जब भी मैं वीडियो बनाऊँ, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। तो प्लीज फॉलो करिए। और हाँ, मैंने हर क्लास में मेंशन किया है कि जो भी भाई लोग हैं
वो गरीब हैं या उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि फॉर्म नहीं भरा रहा, कोई एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे बट फॉर्म नहीं भरा रहा, या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके पास भाड़ा नहीं है, सो प्लीज़ ऑनेस्टली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कॉन्टेक्ट नंबर डालना, मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करूंगा। अगर सच में आपको ज़रूरत है फाइनेंशियली, मोटिवेशन, गाइडेंस, कुछ के भी, मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तो अब डरने की बात नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। आप जब भी आए क्लास ज्वाइन करिए, पढ़िए, कोई भी दिक्कत है आपका भाई आपके साथ है। कुछ भी प्रॉब्लम है हम हर जगह खड़ा रहेंगे आपके साथ, चाहे जो भी परिस्थिति बने। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत डिटेल्स क्लास है ये, तो प्लीज़ इस क्लास को कोई भी मिस मत करना। इस क्लास को जरूर शुरू से अंत तक बने रहना, जरूर ध्यान से सुनना। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए हम अब आज 16 जुलाई 2026 के करेंट अफेयर के टॉप एमसीक्यू को फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। भारत ने 2028-29 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता अभियान के किस थीम के साथ शुरुआत की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन है कि भारत ने 2028-29 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता अभियान किस थीम से के साथ शुरू किया है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका ऑप्शन है बी, शांति। ठीक है, तो हम इसके बारे में बहुत डिटेल्स में देखेंगे, वो हर पॉइंट को हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड जितना भी संभावित क्वेश्चन बनता है, मैं वो हर क्वेश्चन के देखूंगा, हर क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। बहुत बेहतरीन क्लास है आज का, बहुत ही बेहतरीन क्लास है, प्लीज मिस मत करना। और तो और मैं इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड किया हूँ, ताकि आपको भी लगे कि हाँ जो कंटेंट हम दे रहे हैं वो वैलिड है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। भारत ने 2028-29 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी सदस्यता अभियान के किस थीम के साथ शुरू किया। तो इसका ऑप्शन होगा बी, शांति। ठीक है, तो भारत ने 2028-29 यूएनएससी अस्थायी सदस्यता है जो अपना अभियान शांति थीम के साथ शुरू किया है। तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन यूएन की स्थापना कब हुई। अब जैसे कि भाई चलो ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यूएन की, तो सबसे पहले हमें यूएन के बारे में भी जानना है कि यूएन होता क्या है, उसमें सदस्यता क्या होती है, अस्थायी सदस्य क्या होते हैं, ये सारी क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटी बनती है, जितने टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन क्वेश्चन बनने की संभावना है, मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे कवर किया हूँ। आपको अगर आपने पूरा क्लास देखा तो इससे ज़्यादा कहीं से कुछ नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, तो 2000 ये है यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य हुई थी। तो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। क्यों हुई थी? शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए। कब हुई थी? दूसरे विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसका स्थापना हुआ, यूएन का स्थापना हुआ। क्यों हुआ? ताकि ये विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का उद्देश्य हुई थी। ठीक है, तो भाई यूएन है क्या? यूएन का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? ठीक है, तो यूएन का सबसे महत्वपूर्ण अंग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, ठीक है, यूएनएससी है।
सो अब ये देखते हैं कि इसमें यूएनएससी में कुल कितना होते हैं सदस्य, तो कुल 15 सदस्य हैं, ठीक है, कुल 15 सदस्य है। ये क्वेश्चन ना, ये सब क्वेश्चन पूरा एमबीबीआई है, एमबीबीआई है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, कई संभावित एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। सो ये देखिए कि यूएनएससी में कुल कितने सदस्य हैं, तो टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 अस्थाई सदस्य हैं, 5 अस्थाई सदस्य हैं। तो ये अस्थाई सदस्य है ना 5, इसमें वीटो पावर होता है। वीटो पावर क्या होती है भाई, तो वीटो पावर एक ऐसी पावर है कि ये 5 अस्थाई सदस्य में से अगर यूएन कुछ पास कराना, कोई बिल, कोई कानून, कुछ भी पास कराना चाहती है, तो ये 5 सदस्य को सहमति होना कंपलसरी है। अगर जैसे 5 अस्थाई सदस्य है, तो टोटल कितने सदस्य हैं, 15, जिसमें 5 कितना अस्थाई सदस्य है, तो 10 अस्थाई सदस्य हैं। बट अगर 5 अस्थाई सदस्य में से 4 अस्थाई सदस्य प्लस 10 अस्थाई सदस्य मिलकर किसी चीज के लिए बहुमत करती है कि ये बिल पास होनी चाहिए यूएनएससी में, बट एक भी कंट्री, अस्थाई कंट्री अगर उसको रिजेक्ट करते हैं, दैट मीन्स रिजेक्ट हो गया, तो इसे ही वीटो पावर कहते हैं, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि भाई 5 अस्थाई सदस्य कौन कौन सा है, तो अमेरिका है, एक रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ओके। सो ये 5 अस्थाई सदस्य हैं जो जिनके पास वीटो पावर है कि कितना भी बहुमत हो, लेकिन अगर एक कंट्री भी किसी रूल को रोकने रिजेक्ट कर दिया, दैट मीन्स वो बिल पास ही नहीं होगा यूएनएससी में, ठीक है। सो इसमें कितने हैं, 10 अस्थाई सदस्य हैं, नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ठीक है। जितने भी अस्थाई सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने होते हैं, 2 वर्ष। भारत अब तक के 8 बार, ये देखो यहां से क्वेश्चन पूछेंगे भाई, ठीक है, कि भारत अब तक के कितने बार यूएनएससी का अस्थाई सदस्य रह चुका है, तो इसका ऑप्शन होगा 8 बार, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा 8 बार। यूएनएससी में भारत अभी तक के कितने बार अस्थाई सदस्य रह चुका है, तो 8 बार, ठीक है। अभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अब कब भारत अस्थाई सदस्य के लिए चुने गया है, ठीक है, तो इसका कार्यकाल, नेक्स्ट कार्यकाल है 2028-29, 2028 और 29 यूएनएससी में अस्थाई सदस्य के कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत अभी तक कितने अस्थाई सदस्य बनकर रहकर कार्य कर चुका है यूएनएससी में, तो 8 बार। अभी 9वां बार में बनने वाला है 2028-29 में, ठीक है। कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव लड़ रहा है। भारत ने अपने अभियान की थीम शांति रखी है, तो ये क्वेश्चन है कि जैसे कि अब है कि उनका कार्यकाल आने वाला है 2028-29 में, तो उसके लिए चुनाव लड़ रहा है। तो भारत ने अभियान की थीम क्या रखा है, शांति, जो विश्व शांति, बहुपक्षवाद और समावेशी वैश्विक सहयोग पर आधारित है। किस पे है, तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि शांति किस बेसिस पे रखा गया है, तो बहुपक्ष, ठीक है, बहुपक्षवाद और समावेशी वैश्विक सहयोग पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अभी देखो इसमें किसने क्वेश्चन बना है, इसमें आपका भाई 6 से 7 क्वेश्चन बन चुका। पहला कि अभी जो 2028-29 में हमारा भारत कंट्री अस्थाई सदस्य के लिए चुनाव लड़ेगा, उसका थीम क्या है, शांति। शांति किसके आधारित है, तो इसका है बहुपक्षवाद और समावेशी और वैश्विक सहयोग पर आधारित है, ठीक है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि भारत अभी तक के कितनी बार अस्थाई सदस्य के तरह कार्य कर चुका है यूएनएससी में, तो 8 बार, ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूरा कवर किया हूँ यहाँ पे। अब हम पढ़ते अपने नेक्स्ट और देखते हैं इसका और क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि शांति का फुल फॉर्म क्या है। शांति का फुल फॉर्म क्या है,
ये भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी पूछा जा सकता है फुल फॉर्म, ठीक है। तो एस फॉर सॉलिडिटी, एच फॉर ह्यूमैनिटी लाइक मानवता, एकजुटता, जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी, न्यूट्रलिटी निष्पक्षता, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता और समावेशिता, ठीक है। तो इसका शांति जो है ये 2028-29 के थीम है, जो विश्व में शांति, सहयोग, बहुपक्षवाद, समावेशी और सहयोग का आधारित है, ठीक है, विश्व में। तो अब मैं क्या किया हूँ कि आपको एक टेबलर फॉर्म में भी दे दिया हूँ, ताकि आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, फटाफट याद हो जाए रिवीजन के लिए, ठीक है। तो जैसे क्या है, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुआ था। ये मुख्यालय इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। यूएनएससी का, ठीक है, यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। यूएनएससी के सदस्य टोटल 15 हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। भारत का थीम जो 2028-29 में अस्थायी सदस्य के चुनाव लड़ेंगे, उसका थीम है शांति, ठीक है। जो भारत का चुनाव 2028-29 कार्यकाल है। तो मैंने एक टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे रखने का ट्राई किया हूँ, ताकि आपको यहाँ पर एक नज़र में याद हो जाए, एक नज़र में। सो अभी ये भी पूछा जा सकता है कि भारत कब कब यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रहा। तो यहाँ पर पूरा तो नहीं पूछा जाएगा, आपको पहला पूछ सकता है या लास्ट का, जो लास्ट टाइम कब रहा है, ठीक है, या तो फिर लास्ट का लास्ट पूछा जा सकता है। इतना से ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। बट मैंने पूरा डाल दिया हूँ, आप अपना सेफर साइड से रख सकते हो, बट पॉसिबिलिटी इतना ही है, ठीक है। सो अभी जैसे कि अब बोल रहा हूँ, अब 2028-29 के लिए अभियान शुरू किया गया है। यूएनएससी में कुल कितने सदस्य हैं? जैसे ये संभावित क्वेश्चन है, ये सारे संभावित क्वेश्चन है, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि यूएनएससी में कुल कितने सदस्य हैं? 15। यूएनएससी के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5। यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के अगर कितने होते हैं? 2 वर्ष। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने वही किया हूँ कि जितना क्वेश्चन बनता है मैं टोटल क्वेश्चन को कवर किया हूँ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका, ठीक है। सो यूएन की स्थापना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये क्वेश्चन में संभावित क्वेश्चन, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एज ए रिवीजन के लिए मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, आप इस टाइप से देख सकते हो। तो यूएन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। भारत में 2028-29 यूएनएससी का चुनाव अभियान का थीम क्या है? शांति, ठीक है। अब ये देखती है कि कितना, मतलब कि इससे रिलेटेड कब क्वेश्चन आया था और किस एग्जाम में। सो पहला क्वेश्चन हमारा आया था यूएनएससी में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5, जो कि एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क अमेरिका। ये क्वेश्चन आपको एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया था। तो मैंने इसी टाइप से जितने बार जहाँ, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया, बट मैं क्या किया हूँ कि 1 साल 2 साल का रखा हूँ। और ऐसा नहीं है कि केवल इसी एग्जाम में पूछा गया, सभी एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, बट मैंने कुछ ही टॉपिक को कवर कर किया था इस पे। तो इसी बेसिस पे मैं कुछ ही टॉपिक को रखा हूँ। सो अभी ये क्वेश्चन को फिर कब पूछा गया था? जैसे कि RRB NTPC 2021 में पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1945 में। अगर पूछा, वर्ष पूछा है केवल कि कब हुआ, तो 24 अक्टूबर 1945। अगर वर्ष पूछा तो केवल 1945, तो जो कि यहाँ पर वही है, ठीक है, 1945। सो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था क्वेश्चन इससे आधारित। यूपीएससी की सुधार, ठीक है, यूपीएससी रिफॉर्म और भारत की अस्थायी सदस्यता के दावेदारी का संबंधित पूछा गया था। इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था CDS, CAPF, स्टेट PCS, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा
कि मैं क्या किया हूँ, वन लाइनर भी बनाया हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये यहाँ पे बनाया गया है। तो क्या है, यूएनएससी में टोटल 15 सदस्य हैं, ठीक है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य के कार्यकाल 2 वर्ष होता है और यूएनएससी का स्थापना वर्ष 1945 है। 2028-29 में जो चुनाव है उसमें भारत ने अपना थीम शांति रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक चैंट फॉर्मेट में रख दिया हूँ ताकि एक ही बार में आपको पूरा याद हो जाए और इतना से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, तो टेंशन नहीं है, बस इतना ही याद रखिएगा। सो अब हम बढ़ते अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में थोक मूल्य सूचांक WPI की महंगाई दर कितनी दर्ज हुई थी, ठीक है। तो हाल ही में थोक मूल्य सूचांक WPI महंगाई दर कितनी दर्ज की गई थी, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 9.87%, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन भी MBBI है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको MBBI है, या मतलब कई एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, आने वाले कई एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन MBBI है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी, ठीक है। तो WPI क्या होता है पहले, होलसेल, तो WPI स्टैंड फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स, का अर्थ है थोक मूल्य सूचांक। क्या है WPI का अर्थ, क्या है, थोक मूल्य सूचांक। यह थोक स्तर पर होलसेल मार्केट पर वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है। क्या मापता है WPI, क्या मापता है, होलसेल मार्केट पर वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा और इसका मैं बहुत विस्तार में देखने वाले हैं। सभी इसका रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे, संभावित क्वेश्चन है, टोटल देखेंगे। बट मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप जो भी नया हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और वो मोटिवेशन के साथ एक अलग लेवल का एनर्जी जनरेट होता है, वो मुझे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो आप लोग का सहयोग ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, मैं उस सहयोग से ही मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। तो प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, जितना हो सकता है शेयर करिए। मैं चाहता हूँ कि वो हर गरीब भाई, हर भाई को हाथ में मेरा क्वेश्चन रहे, ताकि वो किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना करे, ठीक है। सो अब भारत में WPI का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जारी करता है। इसके प्रत्येक महीने में 14 तारीख या अगले कार्य दिवस को जारी किया जाता है। तो WPI जो मापता है होलसेल मार्केट प्राइस में किसी वस्तु को कीमतों के बदलाव को, वो 14 तारीख को जारी करता है या अगले कार्य दिवस में। मतलब कि अभी कार्य दिवस क्या है, तो मैंने जैसे कि अब ये समझिए कि अगर जैसे 14 तारीख है, ठीक है, तो 14 तारीख कब आ रहा है, सैटरडे, तो सैटरडे को करेगा। अगर 14 तारीख वही संडे आ गया तो संडे को नहीं करेगा, वो मंडे को करेगा। इसी को बोलते हैं अगले कार्य दिवस को, ठीक है। ऐसे अगर जैसे कार्य दिवस में आया कोई भी 14 तारीख को ये रिलीज करता है। जुलाई 2026 में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार WPI महंगाई दर 9.87% दर्ज की गई है, जो मुख्यतः खाद्य वस्तुओं, ईंधन और विनिर्मित उत्पादों की कीमतों की वृद्धि के कारण रही है। तो वो भी पूछा जा सकता है कि चलो ठीक है भाई, महंगाई दर ने तो आपने कैलकुलेट कर लिया, वो मेंशन भी कर दिया, बस किस किस बेसिस पे हुआ है, तो ये हुआ है वृद्धि के कारण रही है कौन कौन, विनिर्मित उत्पाद की, खाद्य वस्तु, ईंधन, ठीक है। WPI केवल थोक बाजार में वस्तुओं को कीमतों के परिवर्तन को मापता है। WPI ये ध्यान में रखिएगा, CPI
WPI दोनों डिफरेंट थिंग होती है, तो दोनों को आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों को सेपरेटली याद करिएगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट में हर चीज़ रख दिया, जो कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सूचांक होती है उसको मापने का 3 कैटेगरी दिए गए हैं। पहला क्या, प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन एवं ऊर्जा, विनिर्मित उत्पाद। तो वो सारी चीज़ें को वेटेज रखा जाता है, जैसे कि प्राथमिक वस्तुओं को रखा गया तो उसमें 22.8262% दिया गया है। वही ईंधन एवं ऊर्जा को 13.15% दिया गया है। विनिर्मित उत्पाद को, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को 64.23% रखा गया, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन ये भी आता है कि डिफरेंट क्या होता है WPI और CPI में। तो WPI और CPI दोनों डिफरेंट होती है, जो कि WPI थोक कीमतें DPIIT जारी करता है, होलसेल मार्केट, सेवाएं शामिल इसमें नहीं होती है, व्यापार उद्योग पर अधिक प्रभाव डालता है। CPI क्या होता है, खुदरा विक्रेता। तो मेजर डिफरेंसेस जो है यही है कि WPI थोक विक्रेता है पर सूचांक उसका मापता है, और CPI है जो कि खुदरा विक्रेता है, ठीक है, खुदरे कीमतें। तो इसका क्या होता है कि DPI जारी करता है, इसको कौन जारी करता है, NSO MOSP जारी करता है, ठीक है। रिटेल मार्केट, सेवाएं इसमें शामिल है, WPI में सेवाएं शामिल नहीं है। आम उपभोक्ता पर अधिक प्रभाव होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, ये 3-4 चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डिफरेंसेस भी पता चल जाता है। तो आने वाली PCS या UPSC में इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल रहेगा। प्रीलिम्स में या मेंस में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही में आएगा। तो आप आराम से देखिए इसको। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, इसके नेक्स्ट और संभावित क्वेश्चन की ओर। CPI जारी कौन करता है, तो CPI राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO एवं कार्यक्रम क्रिया मंत्रालय दोनों मिल के करता है। NSO एंड MOSPI ये दोनों मिलके CPI को जारी करता है, ठीक है। WPI को कौन जारी करता है, तो जैसे कि मैंने देखा DPIIT जारी केवल एक ही करता है, बट CPI को NSO और MOSPI दोनों मिलके जारी करता है, ठीक है। तो इसमें संभावित क्वेश्चन भी आए हैं। WPI का आधार वर्ष क्या है, तो इसका ऑप्शन होगा 2011-12, ठीक है, 2011-12। सो ये SSC 2023 में पूछा गया था। SSC CHSL 2022 में। भारत में WPI कौन जारी करता है, तो ये है DPIIT, ठीक है। अब हम देखते हैं और कुछ संभावित क्वेश्चन है हमारे पास, जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आया था। RRB NTPC 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि WPI किस प्रकार की कीमतों को मापता है, तो थोक कीमतें मापता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में पूछा गया था। और IBPS PO, SBI PO, RBI ग्रेड B, ये सारी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो मैंने टोटल कवर किया हूँ यहाँ पे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। और सबसे पहले तो बात, तो भाई क्लास में सोना मत यार, सोने के लिए आते हो क्या हैं, रात भर जगते हो, अभी सो रहे हो। सो अब ये भी देखते हैं कि WPI में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, तो मैंने जैसे कि देखा था सेवाएं शामिल नहीं है। WPI का आधार वर्ष कौन सा है, 11-12 है। WPI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। WPI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत टैक्स 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन होगा B। ये भी क्वेश्चन भी आई है, ठीक है। ये इसका ऑप्शन होगा B, टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल या वस्त्र। तो भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र एवं परिधान
ग्लोबल टेक्सटाइल एंड रिपेयर एक्सपो है। इसका आयोजन भारत सरकार के वस्त्रालय मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का सहयोग से विभिन्न टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल EPAS द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, कि पूरा वैल्यू चेन को एक मंच पर लाना होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, ये पूरी वैल्यू चेन को एक मंच पर लाना है। भारत टैक्स 2026 में भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तकनीकी वस्त्र, हस्तशिल्प, स्टार्टअप्स, निर्यात और सत्ता वस्त्र उत्पादन पर विशेष जोर दिया है। भारत टैक्स क्यों महत्वपूर्ण है? भारत का ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाना है, क्योंकि भाई जैसे इतना अभी जोर दिया जा रहा है, तो इसका मेन मोटिव क्या है? तो इसका है कि ग्लोबल टेक्सटाइल को हब बनाना, भारत को ग्लोबल टेक्सटाइल को हब बनाना, वस्त्र निर्यात, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाना। जैसे कि भी थोड़ा कम है तो एक्सपोर्ट हम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए अभी जोर दिया जा रहा है। सो इसमें देख सकते हैं कि विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करना, जैसे कि ये सब चीज़ जोड़ देंगे तो बाहरी जो इन्वेस्टर है वो टेक्सटाइल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। MSMEs और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक टेबल फॉर्मेट में फॉर रिवीजन पर्पस मैंने एक ही जगह रख दिया ऑनलाइन में, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और आप पूरा का पूरा तुरंत कवर कर लीजिएगा। ठीक है, सो भारत का वस्त्र उद्योग, भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? ठीक है, तो कपास, कॉटन जो है उत्पादन में विश्व के प्रमुख देशों में शामिल है। जूट उत्पादन में विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। टेक्सटाइल अपेयर एक्सपोर्ट भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, भारत उद्योग भारत में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्र में से एक है। तो वस्त्र उद्योग जो है कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला वस्त्र उद्योग ही है। इससे बनने वाले संभावित प्रश्न मैंने पूरा कवर लिया हूँ इसमें, जैसे कि मैंने बिलो कुछ मेंशन भी किया हूँ। भारत टैक्स किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वस्त्रालय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, तो अब दूसरा संभावित क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है इसका। तो भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन कौन सा है? तो भारत टैक्स। ठीक है, भारत टैक्स। सो इसका चयन क्या है? चयन कैसा है? तो फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन है। ठीक है, सो ये चयन है भाई, ये चयन को देखना, क्वेश्चन आएंगे। मैं तो ये श्योरिटी नहीं दे सकता कि 100% ये क्वेश्चन आएगा, बट पॉसिबिलिटी है, 100% नहीं बट पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो वस्त्र उद्योग क्षेत्र के सबसे अधिक रोजगार पैदा करने वाला है। इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन भी है, संभावित क्वेश्चन। जैसे भारत में जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। SSC CGL 2023 में आया था क्वेश्चन ये। और SSC SHL 2022 में भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गुजरात। गुजरात कहाँ है? अहमदाबाद में। ठीक है, गुजरात कहाँ है? अहमदाबाद में नहीं, गुजरात बिहार में एक स्टेट है, सॉरी। RRB NTPC 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ से जितना भी संभावित क्वेश्चन था मैंने कवर किया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया, सभी क्वेश्चन को कवर किया हूँ। UPSC में भी इसका कॉन्सेप्ट बेसिस पूछे जाते हैं। सो अभी हम कुछ स्कीम्स वगैरह देखते हैं कि क्या है इसका। तो PM मित्र स्कीम, इसका फुल फॉर्म है PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर। उद्देश्य है विश्व स्तरीय टेक्सटाइल पार्क विकसित करना। लॉन्च हुआ था 2021। PLI स्कीम फॉर टेक्सटाइल। उद्देश्य है मैन मेड फाइबर MMFA एवं टेक्निकल टेक्सटाइल के उत्पादनों को बढ़ावा देना। PLI स्कीम फॉर टेक्सटाइल, उद्देश्य मैन मेड फाइबर
एवं टेक्निकल टेक्सटाइल का उत्पादन। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन जितने भी आएंगे ना, जितने भी आएंगे मैंने टोटल कवर किया हूँ यहाँ पर। और आने वाले सेशन, हर एक सेशन ऐसे ही आपको मिलेगा। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। मिटी वाई द्वारा लॉन्च किया गया NIDAR 2.0 किससे है संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर है भाई, ये क्वेश्चन भी MBBI है, आने वाले कई एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस एवं शिकायत निगरानी, ऑप्शन बी। NIDAR 2.0 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। यह एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट आधारित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। AI आधारित डिजिटल गवर्नेंस एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसका उद्देश्य है सरकारी शिकायतों की रियल टाइम निगरानी, विश्लेषण, एनालिटिक्स और तेजी से समाधान सुनिश्चित करना। NIDAR 2.0 का मेन मकसद है कि जितना भी शिकायत कर रहे हो, सरकारी शिकायतें हैं, सरकार से है, प्रशासन से है, मुखिया, कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट में बैठा हो, उससे आपको शिकायत है, तो यहाँ पे आप आके अपना शिकायत कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका निगरानी ट्रांसपेरेंसी के लिए AI को इंटीग्रेट किया गया है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा और AI कभी छेड़छाड़ करने नहीं देगा। और इसका मेन मकसद है कि राइट टाइम पे किसी भी व्यक्ति को हेल्प मिल सके। ठीक है, तो NIDAR 2.0 अधिकारियों को शिकायत के रुझान, विभागवार प्रदर्शन तथा लंबित मामलों को विश्लेषण करने में सहायता करता है। यह डेटा आधारित और पारदर्शी प्रशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। NIDAR 2.0 की मुख्य विशेषता है कि AI आधारित शिकायत विश्लेषण, रियल टाइम डैशबोर्ड बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किया पॉइंट वाइज से, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि डिपार्टमेंट वाइज मॉनिटरिंग, सो ट्रेंड एनालिसिस, अर्ली वार्निंग सिस्टम, फास्टर गवर्नेंस, रीडलेस डाटा एनालिटिक्स एवं रिपोर्ट। ठीक है, तो मैंने पूरा यहाँ पे कवर करने का ट्राई किया हूँ ताकि एक झलक में आपको पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए। रिवीजन लास्ट, पहले पढ़ो लास्ट में रिवीजन, पहले पढ़ो लास्ट में रिवीजन। तो इससे क्या होता है ना कि माइंडसेट में पूरा चीजें बैठ जाती है, क्योंकि जब एक ही चीज को आप बार बार देखोगे ना, तो वो माइंडसेट में जाके जकड़ जाता है और वो कभी भूलने लायक बनता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने बहुत सारी चीजों को रिपीट कर देता हूँ। रिपीट करने से फायदा मेरा नहीं है, फायदा आपका है, क्योंकि आपको बार बार एक टाइम देना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में आपको पूरी अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस टाइप से रखता हूँ। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ASHAPS परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ASHAPS परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका भी ऑप्शन होगा बी। ये भी MBBI क्वेश्चन है, MBBI क्वेश्चन है, आने वाले कई एग्जाम में मिलेंगे आपको। तो इसका ऑप्शन है बी, हाई एल्टीट्यूड एरियाशिप। हाई एल्टीट्यूड एरियाशिप, ठीक है, एरियाशिप, हाई एल्टीट्यूड एरियाशिप, ऑप्शन बी। सो अब हम ये देखते हैं कि ये जो है हाई एल्टीट्यूड एरियाशिप होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITM का गठन 2016 में किया गया था। यह पहले डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT DIT के नाम से जाना जाता था। भाई ये याद रखना, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको 1 नंबर दे देगा, ये क्वेश्चन सही करवा देगा कि METY का पहला नाम क्या था? तो DETY था, से जाना जाता है। इंदिरा 2.0 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है? तो इसका इंदिरा 2.0 MEITY मंत्रालय से लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंदिरा 2.0 किस तकनीकी के प्रमुख किया गया था? AI, ठीक है।
MIT के फुल फॉर्म में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिजिटल इंडिया मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होती है, तो ये भी MEITY के अंदर होता है। सरकारी शिकायतों को ऑनलाइन निवारण के लिए भारत सरकार का प्रमुख पोर्टल कौन सा है, तो इसका प्रमुख पोर्टल है CPGRAMS, सेंट्रलाइज पब्लिक गवर्नेंस रिडरेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका ये प्लेटफॉर्म का नाम है, जहां आप अपना शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हो। किसी के खिलाफ भी अगर आपके साथ कोई भी मिसबिहेव किया है, आपको परेशान कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, तो वो चीज़ें को आप अपना ऑनलाइन, पुलिस थाने जाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है पुलिस की, आप बस यहाँ रजिस्टर्ड कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। इसका है कि नोट जो NDR है 2.0 शिकायतें का विश्लेषण एवं निगरानी बेहतर बनाता है, जबकि CGPR नागरिकों द्वारा शिकायत दर्ज करने और उनका निवारण का मुख्य मंच है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हैं जो कि मैंने कवर किया हूँ। तो इससे क्वेश्चन आया था SSC CGL 2023 में, समझा, SSC CGL 2023 में ये यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो वो क्वेश्चन है ये, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था, 2015। मैंने पहले भी बता दिया भाई कि अगर केवल वर्ष पूछा तो वर्ष, अगर कब पूछा तो सब, डेट विथ ईयर। बट अगर स्पेसिफाई कर दिया आपको कि पहले ईयर ही बता, तो फिर क्यों जाओगे उधर, जाने की जरूरत ही नहीं है ना, क्या। टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करनी है भाई, प्रॉपर पढ़ो, पढ़ाई करो। SSC CHSL 2022 METY का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था RRB NTPC 2021 में, डिजिटल इंडिया मिशन किस मंत्रालय संबंधित है, MEITY। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया था, EPSC में भी आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो मैंने वो हर टॉपिक को कवर किया जो कि आपका रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने UAE में खुबानी का निर्यात किया, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी AC, ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन MBBI है, ये आने वाले एग्जाम में आपको कई बार मिलेगा। इसका ऑप्शन होगा सी, लद्दाख। ठीक है, इसका लद्दाख तो पहले टेरिटरी स्टेट था, तो अभी क्या है भाई, तो इसके बारे में पूरा हिस्ट्री मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। तो जुलाई 2026 में लद्दाख से पहली बार खुबानी का निर्यात संयुक्त अरब, पहली बार, समझ में आया है, पहली बार, ये याद रखना है, ये वर्ड आपके एक क्वेश्चन बनाता है यहाँ पे कि पहली बार लद्दाख से पहली बार खुबानी AU गया था, UAE गया था। ठीक है, यह निर्यात APEDA एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से संभव है। इसका उद्देश्य लद्दाख के किसानों का आय बढ़ाना, स्थानीय फलों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना तथा भारत के कृषि निर्यात एग्री एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। लद्दाख की खुबानी अपनी उच्च गुणवत्ता, प्राकृतिक मिठास और ऑर्गेनिक उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। तो किस के लिए प्रसिद्ध है खुबानी, पहला उच्च गुणवत्ता, दूसरा प्राकृतिक मिठास एंड तीसरा ऑर्गेनिक उत्पाद। ठीक है, APEDA क्या है, APEDA एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। स्थापना कब हुई थी इसका, APEDA का 1986 में। मंत्रालय कौन सा है इसका, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। मुख्यालय का है नई दिल्ली है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ उसका फिर से नाम दिया हूँ, इसका वैज्ञानिक नाम है या कब होता है, समशीतोष्ण जलवायु का फल है। भारत के प्रमुख उत्पादन है, पहला लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये हर चारों जगह बहुत कम ठंड होती है, कम ठंड होने के कारण ये फल उगाई जाती है। APEDA के फुल फॉर्म देख लिए हैं,
एपीडीआई का स्थापना भी हम देख लिए, एपीडीआई का मुख्यालय कहाँ है ये भी हम लोगों ने देख लिया है। तो कोई नहीं, बस एक झलक इसको देखना है, याद कर लेनी है। भारत से पहली बार यूएई खुबानी का निर्यात किस केंद्र शासित प्रदेश से किया गया? तो लद्दाख। ठीक है। सो अभी यहाँ पर ये संभावित क्वेश्चन है, ये था जो संभावित क्वेश्चन है, बट अब यहाँ से आपको एक रियल क्वेश्चन पूछा जो गया है वो है SSC सीजीएल 2023 में पूछा गया था, APEDA किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है। अब SSC CHSL 2022 का देखते हैं क्वेश्चन क्या है। APEDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? APEDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। ठीक है। अब वैसे ही देखते हैं हमारा RRB NTPC 2021 का, APEDA की स्थापना कब हुई? 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में। ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि कई आने वाले एग्जाम में आपको सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक मैं टेबल फॉर्मेट में दे दिया हूँ ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हर चीज एक जगह रख दिया हूँ। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को किस ऐतिहासिक मैदान पर टेस्ट में मैच में हराया? तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड्स, ऑप्शन बी। ठीक है। MBBI क्वेश्चन है, क्रिकेट जगत का ये क्वेश्चन, तो MBBI वही आने वाले एग्जाम में आपको दिखेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या है? बी लॉर्ड्स। ठीक है। जुलाई 2026 में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को लॉर्ड्स क्रिकेट में टेस्ट मैच हराकर इतिहास रचा है। तो ये भी आएगा कि भारत इंग्लैंड को कहाँ पर हराया है टेस्ट में, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो यह जीत इसलिए भी विशेष है क्योंकि लॉर्ड्स को होम ऑफ क्रिकेट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो लॉर्ड्स को किस उपनाम क्या है? तो होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। ठीक है। इस मैच के में भारत की ओर से कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बने हैं, जिनमें अस्तिका भाटिया का शतक और क्रांति गौड़ का 5 विकेट लेना प्रमुख है। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि लॉर्ड्स में किसने सेंचुरी मारी थी टेस्ट में, और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली कौन सी खिलाड़ी थी? ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले कई एग्जाम में आपको, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। सो यह जीत इसलिए भी विकसित थी कि मैंने बताया इस मैच में भारत की ओर से कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बने। यह भारत महिला क्रिकेट के इतिहास के सबसे यादगार विदेशी टेस्ट जीतों में से एक मानी जाती है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का स्थापना कब हुई थी? जब क्रिकेट ऑफ होम बोलते हैं, इसका कब स्थापना हुई थी? 1814 ईस्वी में हुआ। इसका स्थान क्या है? लंदन इंग्लैंड में है, लंदन इंग्लैंड में है। ठीक है। उपनाम क्या है इसका? होम ऑफ क्रिकेट। स्वामित्व मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब, MCC, मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब। भाई ये सब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। ये सब सारी क्वेश्चन आ सकते हैं। लॉर्ड्स की विशेषता क्या है? दुनिया का सबसे ऐतिहासिक क्रिकेट मैदान है, दुनिया के सबसे ऐतिहासिक क्रिकेट मैदान है। MCC का मुख्यालय वहीं स्थित है। ठीक है। MCC का मुख्यालय वहीं में स्थित है। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम और प्रसिद्ध ऑनर वोट्स भी वही हैं। कौन है? MCC। उनके विश्व कप एसोसिएशन ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेले गए हैं। सो मेलबॉर्न के बारे में देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। मेलबॉर्न है क्या, कैसा क्रिकेट स्टेडियम है? नहीं है। तो मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब MCC स्थापना 1787 में हुआ था। मुख्यालय लॉर्ड्स लंदन। लंबे समय तक क्रिकेट लॉ ऑफ क्रिकेट का संरक्षक कहा। आज भी MCC क्रिकेट के नियमों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। होम ऑफ क्रिकेट किस मैदान को कहा जाता है? तो ये लॉर्ड्स को कहा जाता है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहाँ स्थित है? तो लंदन इंग्लैंड। ये सब संभावित क्वेश्चन है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब सारी संभावित क्वेश्चन आपको जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का प्रबंधन कौन करता है? तो MCC, मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब। MCC का फुल फॉर्म है मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब। सो यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मेंशन किया गया है।
एसएससी सीजीएल 2023 होम ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को कहा जाता है। एसएससी सीएचएसएल 2022 एमसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है? तो इंग्लैंड में। सो इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने वो हर संभावित प्रश्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, लॉर्ड्स टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? लॉर्ड्स टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस्तिका भाटिया। एस्तिका भाटिया ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए महिला टेस्ट मैच में शतक लगाकर इतिहास बनाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अब मिल जा सकता है कि इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट्स ऑफ होम में कौन से खिलाड़ी ने शतक मारा टेस्ट में? तो कौन से खिलाड़ी 5 विकेट लिए? तो ये सारे क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पे। तो ये इस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन अब पूछेगा नहीं। जितना भी मैं कवर किया हूँ अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लोगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपका एग्जाम में कभी फेल होगे। ठीक है, या लॉर्ड्स में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला है, क्रिकेट बनी है, या उपलब्ध भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण मील पत्थर की, क्योंकि लॉर्ड्स क्रिकेट का सबसे बड़ी प्रतिष्ठित मैदान माना जाता है। एस्तिका भाटिया भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विकेट कीपर बल्लेबाज है। एस्तिका भाटिया भारतीय महिला क्रिकेट के क्या है? विकेट कीपर बल्लेबाज है। लॉर्ड टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, MBBI है। तो लॉर्ड्स क्रिकेट टेस्ट में ये क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाएगा। लॉर्ड टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? एस्तिका भाटिया। तो पूछे जा सकते हैं आपको क्वेश्चन। एस्तिका भाटिया ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के किस भूमिका में खेलती है? विकेट कीपर बल्लेबाज है वो। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का उपनाम क्या है? होम ऑफ क्रिकेट है। ठीक है, होम ऑफ क्रिकेट है। विकेट कीपर बल्लेबाज है वो। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान 2026 संदर्भ में कौन सा है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की 2026 संदर्भ कौन है? हरमनप्रीत कौर। ठीक है, सो कुछ इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी लिखा हूँ। एसएससी सीजीएल 2023 में भारत की महिला क्रिकेट टीम की से संबंधित खिलाड़ी और उनके खेल से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। मेंस वोमेंस सभी में पूछे जाते हैं भाई, तो क्वेश्चन तो हमेशा याद ही रखना। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से ज़्यादा पूछा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। क्रिकेट में विकेट कीपर की भूमिका क्या होती है? तो विकेट के पीछे, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेंगे इसमें। बस हार्ड कब नहीं होगा आपको? जब आप पूरा क्लास को फॉलो करिएगा तो। ठीक है, अगर क्लास को फॉलो नहीं करिएगा भाई तो पता नहीं कितना क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी नहीं दे सकता। बट हाँ, अगर आप प्रॉपर क्लास को फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको एक भी क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। हर क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली मिलेगा यहाँ पर। आपको यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको हर क्वेश्चन यहाँ से बाहर कहीं जा ही नहीं सकता है। तो आप बस बने रहिए, आप क्लास में बने रहिए, एकदम क्लास से हटना नहीं है। कोई भी कुछ भी हो गए आपको क्लास में बने रहना है और क्लास को शुरू से अंत तक को देखना है। ठीक है, सो अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हाँ, यहाँ पे मैं एक टेबल फॉर्मेट में भी दे दिया हूँ ताकि क्विक रिवीजन हो गए। क्विक रिवीजन में आपका लास्ट मोमेंट एग्जाम का क्विक रिवीजन कैसे करते थे, इसलिए मैंने इसको डाल दिया कि अब इसमें आप ये चेक कर सकते हो कि पहला दूसरा इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत के महिला विकेट क्रिकेट टीम की शुरुआत 1976 में हुआ था। 1976 में टेस्ट क्रिकेट से हुआ था। ठीक है, पहली महिला टेस्ट कप्तान कौन थी? शांता रंगास्वामी।
ठीक है, संता रंगास्वामी, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली भारत महिला ओडीआई कप्तान वही थे, संता रंगास्वामी। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 1973 में हुआ था, 1973 से आयोजित है, ठीक है। तो 1973 से आयोजित है। भारत की पहली महिला क्रिकेटर प्रसिद्ध है संता रंगास्वामी। तो इतना से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा भाई महिला के बारे में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बस क्लास को देखिए, क्लास में बने रहिए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉर्ड्स महिला टेस्ट में 5 विकेट लेने वाली पहली महिला गेंदबाज कौन है? तो इसका है आंसर सी, इसका आंसर है सी, क्रांति गौड़, ठीक है। क्रांति गौड़ ने लॉर्ड्स वुमेन्स टेस्ट मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट ली है। 5 विकेट ऑफ हॉल लेकर इतिहास बनाया, 5 विकेट हॉल, ठीक है। कौन है अपना? क्रांति गौड़। सो यह लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का पर महिला टेस्ट में 5 विकेट लेने वाले पहले महिला गेंदबाज बनी है। यह उपलब्धि भारतीय महिला क्रिकेट के एक महत्वपूर्ण, क्योंकि लॉर्ड्स में ऐसे जैसे ऐतिहासिक मैदान पर गेंदबाजी रिकॉर्ड बनाना विशेष उपलब्धि मानी जाती है, ठीक है, इसलिए इतना ही चर्च में है। ऐसे तो विकेट तो लेते ही रहते सब लोग, बट ये लॉर्ड्स में लेना, लॉर्ड्स में शतक बनाना, लॉर्ड्स में कोई इतिहास क्रिएट करना, ये बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है, ठीक है। सो मैंने कुछ यहाँ पर संभावित क्वेश्चन को मैं डाला हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मैंने वहाँ पर बताया नहीं याद हुआ तो फिर इस टाइप से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। क्रांति गौड़ किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट है। 5 विकेट ऑफ हॉल का अर्थ मतलब क्या है? 5 विकेट हॉल का अर्थ क्या है? मतलब एक ही पारी में एक गेंदबाज 5 या उससे अधिक विकेट लेना ही 5 विकेट ऑफ हॉल कहते हैं, ठीक है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है? इंग्लैंड में है। होम ऑफ क्रिकेट किस मैदान को कहा जाता है? तो इसको लॉर्ड्स ऑफ क्रिकेट को कहा जाता है। इससे संभावित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है, क्रिकेट में 5 विकेट हॉल का शब्द किससे संबंधित है? तो गेंदबाज द्वारा लिए गए 5 विकेट एक ही पारी में। एसएससी CHSL 2022 का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहाँ स्थित है? लंदन, इंग्लैंड। RRB NTPC 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो कभी भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बट ये सब यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है। मैं लिख के देता हूँ, आने वाले एग्जाम में आप मिला लीजिएगा मेरा क्वेश्चन का आंसर, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो कुछ चीज़ें मैं 1 लाइन में दे दिया हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। लास्ट टाइम क्विक रिवीजन, लास्ट सेकेंड क्विक रिवीजन, मतलब एग्ज़ाम के फर्स्ट 1 मिनट बिफोर भी आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। CPW ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? CPW ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये इसका आंसर होगा, ये भी क्वेश्चन में भी आई है, ठीक है, आने वाले एग्जाम में आपको मिलेगा। तो इसका आंसर है सी, 172वां स्थान। CPW क्या होता है? तो CPW होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, भारत सरकार का प्रमुख निर्माण एवं इंजीनियरिंग विभाग है। CPW क्या है? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, भारत सरकार का प्रमुख निर्माण एवं इंजीनियरिंग विभाग है। इसकी स्थापना 1854 में ब्रिटिश शासन के दौरान सेंट्रल एजेंसी ऑफ पब्लिक वर्कर्स के रूप में हुई थी। CPW का स्थापना कब हुआ था? CPW का स्थापना 1854 में ब्रिटिश शासन में हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश शासन में हुआ था, 1854 में ब्रिटिश शासन में हुआ था। सेंट्रल एजेंसी ऑफ पब्लिक वर्क के रूप में हुआ था। किसके रूप में हुआ था? CAPW, ठीक है। इसके बाद इसका नाम सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPW रखा गया। CPW भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों के लिए सरकारी भवन निर्माण करता है। तो यही सब क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि CPW क्या करता है, उसके स्थापना दिवस क्या है, वो पब्लिकली क्या करता है, ये इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है।
तो CPW 2026 में अपना 172वां स्थान दिवस मनाया, 172वां स्थान दिवस मनाया। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, स्थापना 1854 में हुआ था। इसका 2026 में 172वां स्थान दिवस मनाया गया था। तो ये सारी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो जितना भी संभावित क्वेश्चन है मैंने टोटल यहाँ से कवर किया, ठीक है। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, संकल्प फ्रेमवर्क किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया? संकल्प फ्रेमवर्क किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये भी क्वेश्चन में भी आई है, आपको आने वाले एग्जाम में, कई एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो इसका ऑप्शन है सी, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है। संकल्प फ्रेमवर्क, ऑप्शन नंबर सी, आवासन एवं शहरी कार्यक्रम मंत्रालय, ठीक है। तो जैसे कि मैंने देखा इसका कि CPW का, तो CPW का वही है, मैंने पूरा का पूरा पहले ही कवर कर लिया, डिस्कस भी कर लिया है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम ना देते हुए मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया गया? तो इसका ऑप्शन होगा सी, 15 जुलाई, 15 जुलाई, ठीक है। सो वर्ल्ड यूथ स्किल डे WYSD प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई, ठीक है। सो ये इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNG ने 2014 में घोषित किया था। इसको UNG ने कब घोषित किया? 2014 में। पहला वर्ल्ड यूथ स्किल डे वर्ष 2015 में मनाया गया। 2014 में UNG घोषित नहीं किया, 2015 में फर्स्ट मतलब वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया, ठीक है, 15 जुलाई को। सो इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार, योग कौशल, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, भविष्य की नौकरी के लिए आवश्यकता क्षमताएं प्रदान करने का महत्वपूर्ण उजागर करना है। तो ये चीज़ें याद रखना, मेन यही है कि WYSD, ठीक है, WYSD का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये 4 है, ठीक है, 4, रोजगार योग कौशल, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये 3 है भाई। और भविष्य में नौकरियों के लिए आवश्यकता प्रदान करने की महत्वपूर्ण उजागर करना है, ठीक है। तो इतना से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप बस पढ़िए, आराम से पढ़िए, जो डाउट है सीधा आप हमारे ड्रॉप बॉक्स में मैसेज डालिए, ईमेल डालिए, मैं हर चीज़ का रिप्लाई करूँगा आपको, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हूँ, ठीक है। सो बस भाई प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, चैनल छोड़ के मत भागना भाई प्लीज़। सो वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? 15 जुलाई। जो संभावित क्वेश्चन है किस टाइप से पूछा जाएगा, मैंने वहाँ पर यहाँ पर 1 लाइनर में लिखा हूँ, ठीक है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे की स्थापना किस संस्थान ने की थी? तो UN जनरल असेंबली। पहला वर्ल्ड यूथ डे कब मनाया गया? 2015, 15 जुलाई 2015। वर्ल्ड यूथ स्किल डे का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना, मेन यही उद्देश्य है, ठीक है। सो भारत में कौशल विकास से संबंधित प्रमुख मंत्रालय कौन सा है? तो भारत में कौशल विकास से संबंधित प्रमुख मंत्रालय कौन सा है? तो इसका ऑप्शन होगा लाइक वर्ल्ड ऑफ MSD, ठीक है, MSD, ठीक है, MSD। वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया गया? तो ये क्वेश्चन आया है SSCG 2023 में, इसका ऑप्शन होगा, आंसर है 15 जुलाई। देखो मैं बोला ना कि क्वेश्चन जो आया है एग्जाम में मैं उसी को लेकर आऊँगा, मैं वही कर रहा हूँ। कौशल विकास से संबंधित भारत सरकार का मंत्रालय कौन सा है? तो MSD। ये भी क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया है। तो मैंने जो भी क्वेश्चन लिया हो करेक्ट लिया, कंटेंट फुल है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे क्लास देखिए, पढ़िए, कोई डाउट है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करिए। सो स्किल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? 15 जुलाई 2015 में। ये RRB NTPC का क्वेश्चन है। तो कुछ चीज़ें मैंने
यहाँ पे वन लाइनर में भी रख दिया हूँ कि स्किल इंडिया मिशन कब शुरुआत किया गया? 2015 में। प्रधानमंत्री PMKVY कब शुरू किया गया था? 2015 में। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015 में। तो ये तीनों में कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2026 का मुख्य फोकस किस पर रहा? इसमें ऑप्शन नंबर बी है AI एवं भविष्य का कौशल। AI एवं भविष्य का कौशल। अब हम अपना आज का क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है। तो 2014 में CBSE ने कक्षा 9 एवं 10 में किस विषयों के इंटरनल असेसमेंट को अनिवार्य किया? इसका ऑप्शन होगा सी। MBBI है भाई, ये क्वेश्चन भी आपको MBBI है, ठीक है, कई एग्जाम में आने को देखने को मिलेगा। इसका ऑप्शन है सी। केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड CBSE ने कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए तीसरी भाषा थर्ड लैंग्वेज का इंटरनल असेसमेंट अनिवार्य किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में भाषाई कौशल, संचार क्षमता और भारतीय भाषाओं को अध्ययन को बढ़ावा देना। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत NEP 2020 के अनुसार भारतीय भाषाओं बहुभाषिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। कब दिया गया? जब हमारा शिक्षा का नया आया है NEP 2020 में, उसके बाद से। ये अभी हम वन लाइनर भी डाला हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार देखिएगा तो पूरा याद होगा एज ए रिवीजन, ठीक है। CBSE का फुल फॉर्म क्या है? जैसे संभावित क्वेश्चन मैंने लिखा हूँ यहाँ पे, तो संभावित क्वेश्चन इस टाइप से होंगे। तो मैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट जो भी आएंगे मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। आपको कुछ भी करने की जरूरत है, बस इस वीडियो को देखना है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कब लागू की गई? 2020 में। ये सब सारा क्वेश्चन आया है। तो मैंने जैसे कि बताया था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मैंने वही पैटर्न फॉलो किया और आगे वाले सेशन में भी मेरा यही पैटर्न रहेगा, ठीक है। आज का मैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भाई क्लास तो खत्म हो रही है, बट आप कितना ख़त्म कर रहे हो ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो आप छोड़िएगा, क्लास को बने रहिएगा, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लास में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सभी 7 जिलों में ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल स्थापित करने की घोषणा की गई? हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सभी 7 जिलों में ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का स्थापना करने की घोषणा की गई है? इसका ऑप्शन है बी, लद्दाख। ये MBBI क्वेश्चन है, ठीक है, आने वाले कई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर है बी, लद्दाख। लद्दाख भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2029 के तहत लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो लद्दाख को कब अलग किया गया? जम्मू कश्मीर से 2019 में, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को पुनर्गठन अधिनियम के तहत 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया। लद्दाख में स्थानीय प्रशासन और विकास को मजबूत करने के लिए ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल AHDCS की व्यवस्था की गई है, ठीक है। पहले से लद्दाख में 2 प्रमुख हिल डेवलपमेंट काउंसिल कार्यरत था। पहला लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC 1995 में हुआ था, ठीक है। अब है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल, ये 2003 से है। तो इसी टाइप से 7 और डेवलप किया गया है। वर्ष 2026 में लद्दाख के सभी 7 जिलों में ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिससे स्थानीय भागीदारी और शिक्षा विकास को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। शिक्षा विकास ये सबको बढ़ावा मिलेगा। AHDC की एक स्थानीय
स्वशासी संस्था है। इसका मुख्य कार्य है स्थानीय विकास योजनाओं को बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को सहयोग, स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं को संरक्षण, पर्यटन एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका मुख्य कार्य है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, आप बस फॉलो करिए सेशन फॉलो करना है, कुछ नहीं करनी है। और मैं टेबल फॉर्मेट में भी आपको लगा के दे दिया हूँ ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए विद इन सेकेंड में, एग्ज़ाम के 1 मिनट पहले भी आपका पूरा का पूरा कवर हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे भी मैंने पूरा ये लिख दिया हूँ, जिससे कि इसका क्षेत्र क्या है, हिमालय क्षेत्र है। उपनाम क्या है, लैंड ऑफ हाई पैसेस, तो ये पूछा जा सकते हैं। ऊंचे दर्रों की भूमि। प्रमुख पर्वत कौन है, काराकोरम एवं लद्दाख रेंज। प्रमुख नदी कौन है, सिंधु नदी। प्रसिद्ध झील कौन है, पैंगोंग झील, त्सुनामी झील। खंदरुंगला। प्रमुख दर्रे कौन कौन है, तो यहाँ से आपको ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। झील, प्रसिद्ध झील कौन कौन सा है लद्दाख में, नदी कौन सा है, और उसका प्रमुख पत्थर कौन सा है। ये 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो आएंगे भाई, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, मैं जैसे कि मैंने बताया कि संभावित क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, मैं लास्ट में वो भी बनाया हूँ। ठीक है, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, 31 अक्टूबर 2019। लद्दाख किस अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, मतलब किस अधिनियम के तहत, तो जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया एक्ट 2019 में। उसके यहाँ पे लद्दाख को एक टेरिटरी बनाया गया। ले ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई, 1955। ठीक है, कारगिल 2003। ठीक है, सो लद्दाख की राजधानी कहाँ है, लेह। ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्थानीय स्वशासन, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, तो 31 अक्टूबर 2029। ये SSC CGL का क्वेश्चन है। ठीक है, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, 31 अक्टूबर 2019। जम्मू कश्मीर को पुनः गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 2019। इसी के भी यहाँ पे लद्दाख को अलग किया गया और टेरिटरी स्टेट बनाया गया। भारत का सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लद्दाख। ठीक है, भारत का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये क्वेश्चन आपको जैसे कि पूछा भी गया है। ठीक है, 2021 में और UPSC प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है इसको, तो याद रखिएगा। ये अभी हमारे पास टोटल 8 टेरिटरी स्टेट हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि अभी नई लद्दाख को ऐड किया गया 2019 में। ठीक है, सो भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, दिल्ली NCT, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो आज के लिए इतने हैं, और जो भी है बस पैटर्न फॉलो करिएगा। लास्ट क्लास में भी पढ़ाया गया, इस क्लास में भी पढ़ाया गया, और इसी टाइप का कंटेंट आगे क्लास में मिलेगा। तो जो भी है प्लीज़ क्लास को फॉलो करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और हमसे जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपका नोटिफिकेशन हर दिन हम आपसे मिल सके। मिलने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जब वीडियो पर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले, उसके बाद आप हम दोनों मिल सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, और आपको PDF लिंक नोट सबसे पहले पाना है तो हमसे जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल पे पहले आना पड़ेगा। तो हमारा चैनल के नाम, जैसे कि आपने देख रहे हैं चैनल, यही चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए आप। अगर नहीं पता तो YouTube पे आपको सर्च करना है @SolasPar _ सूरज कुमार, इंस्टाग्राम पे सूरज टीम 01, फेसबुक पेज पे फॉलो करना है सोलस पर,
व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कोई भी क्लियरिटी हो, आप मुझे मैसेज करिए, मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। एज अ भाई मैं आपको हमेशा मदद करूँगा, कोई भी क्षेत्र में हो, ठीक है। सो अगर PDF चाहिए तो फिलहाल तुरंत आप अपना email ID हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, मैं वहाँ से आपको दे दूँगा। आपको कोई प्रॉब्लम है मैसेज डाल दो, मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करूँगा, जो भी रहेगा सॉल्यूशन दूंगा ज़रूर। ओके, सो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम नेक्स्ट एनर्जी के साथ, हाई एनर्जी के साथ कल फिर से मिलते हैं। बट उसके पहले रुको, उसके पहले जाने के पहले प्लीज़ लाइक तो कर दो भाई, शेयर तो दबा दो प्लीज़, दबा के शेयर करो, दबा के एकदम शेयर करो, ठीक है, ताकि आपका भाई कभी डिमोटिवेट ना हो, मोटिवेट हमेशा रहे। ओके, तो आज के लिए इतने, थैंक यू, दिल से थैंक यू, बाय।